कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हिंदी कक्षाओं के आयोजन में स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर हम सभी अपने बचाव हेतु अपने घरों पर ही सुरक्षित रहते हैं ताकि जो है इस बीमारी से अपना बचाव हो पाए, लेकिन ज्ञानार्जन रुकना नहीं चाहिए। तो इन्हीं कक्षाओं के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी अनिवार्य विषय का सबसे पहला टॉपिक जो बनता है उसका नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। प्रिय विद्यार्थियों, आज भाषा, व्याकरण एवं लिपि के दौरान सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर उसका प्रथम बिंदु है भाषा। चूंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे भाषा को लेकर चर्चा की थी, आज पुनः एक व्यवस्थित और कुछ डिटेल्स में अपन बात करेंगे भाषा को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि भाषा की परिभाषा क्या होगी। तो भाषा की परिभाषा ये होती है कि व्यक्त वाणी को अभिव्यक्त करने या प्रकट करना, व्यक्त वाणी को व्यक्त करना या प्रकट करना, उसे अपन क्या कहते हैं? भाषा। व्यक्त वाणी को अभिव्यक्त करना वो भाषा कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति है, हम जिस वस्तु को समझते हैं, जिस बात को के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसका उन विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो हमारी भाषा होती है। तो यहाँ पर यही है कि व्यक्त वाणी को व्यक्त करने की क्षमता को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? भाषा। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि ये भाषा शब्द जो है, इस भाषा शब्द में भाष धातु, ये भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। ये धातु संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का, और जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। भाषा की परिभाषा हो गई, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होगी कि इसकी व्युत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि भाषा के जो प्रकार है, भाषा के प्रकार दो है या रूप कह सकते हैं अपन इसको, इसके रूप जो है वो दो है। उसमें पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब मौखिक, सबसे पहले अपन बात करेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब बातचीत करता है तो वो क्या कहलाएगी? मौखिक। स्वतंत्र रूप से आवाज जो निकलती है व्यक्ति की वो हमेशा क्या कहलाती है? मौखिक। और फिर बात आती है लिखित। लिखित में ये होगा कि अपन जो उच्चारित करते हैं, जो शब्दों को उच्चारित अपने मुखारविंद से होता है, उनको जब निश्चित रूप या ध्वनि संकेतों को जब अंकित किया जाता है तो वो कहलाएगा लिखित रूप। बात समझ में आई कि मौखिक रूप वह जो स्वतंत्र आवाज है हमारी, जो बातचीत करने का तरीका है, जो हम ध्वनि संकेत अपने मुखारविंद से निकालते हैं, वो हमेशा मौखिक कहलाएगी। और लिखित भाषा वह होगी कि जो स्वतंत्र रूप से हमारी ध्वनि निकलती है, उसको किसी निश्चित रूप या ध्वनि संकेतों को जब अंकित किया जाता है किसी लिपि के माध्यम से, तो वो कहलाती है आपकी लिखित भाषा। क्लियर? इसके तत्पश्चात अपन चलते हैं कि मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो बड़ा अंतर रहता है। मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में खूब सारा अंतर रहता है। उसमें सबसे पहला अंतर ये होता है कि मौखिक भाषा में हमेशा वाक्य जो होते हैं वह छोटे छोटे होंगे। कैसे होंगे? वाक्य हमेशा छोटे छोटे वाक्य बनेंगे, जबकि लिखित भाषा में
हमेशा वाक्य कैसे होंगे, बड़े बड़े। उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपन जो है अधिक से अधिक शब्दों में लिखकर अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसको तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो उसके वाक्य जो होंगे वो हमेशा बड़े बड़े होंगे। फिर दूसरी बात इसकी ये होती है कि मौखिक भाषा में हमेशा स्वाभाविकता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, स्वाभाविकता। एक्चुअल में मौखिक में ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं ना उसमें स्वाभाविकता होगी, आप जो क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं कह रहे हैं, वो स्वाभाविक आपका निकलेगा, आपके अंदर जिस प्रकार का अनुभव है वही बाहर आएगा। और लिखित में क्या होता है कि लिखित में थोड़ा सा कृत्रिम रूप होता है। क्या होता है, कृत्रिम रूप, मतलब कि थोड़ी सी बनावटी रूप उसमें आ जाता है। अपन कहीं से वो चीज ले लेते हैं, वो शब्द समझ लेते हैं, इस तरह से कुछ इसमें बनावटी रूप भी आ जाएगा। ये इसका अंतर होता है। इसमें स्वाभाविकता बनी रहेगी, जबकि इसमें कृत्रिमता आएगी। अब थर्ड है कि हमेशा जो है मौखिक भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। कैसे रहती है, परिवर्तनशील रहती है, बदलती रहेगी। लेकिन लिखित भाषा जो है हमेशा कैसे रहेगी, स्थिरता रहेगी। इसमें क्या रहेगी, स्थिरता रहेगी। और फिर चौथा बिंदु है कि जो हमारी मौखिक भाषा है वह हमेशा जो है उसमें ताजगी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, ताजगी, मतलब कि नवाचार, एक नवीनता बनी रहेगी। लेकिन लिखित भाषा में क्या होगा, एक रूढ़िवादिता बनी रहेगी, अर्थात एक प्राचीनता हमेशा उसमें विद्यमान रहती है। इस तरह से जो है अपन बात कर सकते हैं कि ये जो है मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में मूलभूत अंतर होते हैं। ओके, तो ये थी बात भाषा की परिभाषा के बाद भाषा के प्रकार, और प्रकार के बाद भाषा, मौखिक भाषा में लिखित भाषा में क्या क्या अंतर रहता है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं कि भाषा के विविध रूप या भाषा का विविध रूप। तो भाषा के विविध रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाषा के हमेशा विविध रूप होने का कारण ये होता है कि भाषा जो है वो अनेक भाषाओं के साथ संपर्क में आती है, तो उसमें खूब सारे शब्दों का मेलजोल होता है, नवीन शब्द आते हैं, कुछ शब्द खत्म होते हैं। इस तरह से एक संपर्क भाषा में कुछ मिश्रित भाषा भी बन जाती है। तो इसकी जो भाषा की जो है वो हमेशा कैसा रहता है, विविध रूप होता है। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने से, अनेक भाषाओं के संपर्क में आने से। क्लियर। अब भाषा के विविध रूप के बाद अपन बात करते हैं कि भाषा के विविध रूप हैं कौन कौन से। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका मूल भाषा। कौन सी भाषा आएगी, मूल भाषा। मूल भाषा के बाद आएगी आपकी विभाषा। विभाषा के बाद आएगी बोली, और बोली के बाद आएगी उपबोली। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मूल भाषा, तो मूल भाषा का तात्पर्य यहां पर यह है कि विश्व में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन उन विश्व में अनेक भाषाओं के बाद हमेशा एक पहली भाषा एक बनी रही होगी। जैसे कि एक परिवार था, इसका नाम था बारोपीय परिवार। क्या नाम था, बारोपीय परिवार। उस बारोपीय परिवार के बाद जो है अनेक भाषाओं का वर्गीकरण हुआ, और अनेक भाषाओं का निर्माण वर्गीकरण करते हुए हमारे विश्व में लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस तरह से जो मूल भाषा थी, जो विश्व की एक भाषा थी, कैसी थी, विश्व की एक भाषा, और उसी परिवार से अनेक भाषाओं का निर्माण वर्गीकरण होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं विभाषा। तो विभाषा मतलब कि प्रांतीय स्तर पर बोली जाने वाली, किस पर, प्रांतीय स्तर पर जिन भाषाओं का विभाजन होगा, वर्गीकरण होगा, वो हमेशा कहलाएगी विभाषा। और फिर आती है बोली। बोली हमेशा ध्यान रहे कि यह एक मंडलीय स्तर पर माननीय होती है, मंडलीय स्तर पर माननीय होती है, जबकि इसमें साहित्य नहीं होता। साहित्य होता है लेकिन शासन में प्रयुक्त नहीं होती, शासन में यह प्रयुक्त नहीं होती। ओके, और उसके बाद बात आती है
उपबोली की। तो उपबोली में ये होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति की बोली में हमेशा अंतर बना रहता है, और जब वह व्यक्ति की अनेक बोलियां जो है जब सामूहिक रूप में बोली जाती है तो वो उपबोली बनकर नजर आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल भाषा, विभाषा, बोली और उपबोली ये अलग अलग प्रकार के फर्क नजर आते हैं अपन को। ये भाषा के विविध रूप हैं। अब अपन बात करते हैं भाषा के विविध के पश्चात भाषा की इकाई। तो भाषा की इकाइयों में ये है कि सबसे पहले भाषा की इकाइयों में जो रूप होता है वह होता है ध्वनि। ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद, और पद से बनते हैं वाक्य। तो ध्वनि वही जो व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज निकालता है, जो ध्वनि संकेत करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह तक करता है या दूसरे तक अपने विचार पहुंचाता है, तो वह कहलाता है ध्वनि, ध्वनि संकेत। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और टुकड़े नहीं होते, और टुकड़े उसके नहीं होते। जैसे कि अपन बात करें क, च, ट। अब यहां पर देखिए इसे क है, तो प्रत्येक व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, अर्थात यहाँ पर इस तरह के टुकड़े नहीं हो सकते, छ के टुकड़े नहीं हो सकते, ट के टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात ये बनाएगा वर्ण। और फिर बारी आती है शब्द की। तो शब्द की मैं परिभाषा आपको यह बताना चाहूंगा कि जब एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। ध्यान रहे यहाँ पर परिभाषा इसके शब्द की रहेगी कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह क्या कहेंगे अपन? शब्द। अब आप कहेंगे सर एक वर्ण जो है वो किस तरह से यहाँ पर सार्थक शब्द हो सकता है या वर्ण अपन इसको कह सकते हैं? बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे कि है न, जैसे कि है व, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके टुकड़े नहीं हो रहे। न यहाँ पर दो वर्ण है तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप न का मतलब ना झलक रहा है, इसका यह आभास हो रहा है कि इसमें न मतलब कि ना नहीं कहने का तात्पर्य यहाँ पर निकल रहा है। वह मतलब कि वह, इस तरह से ये स्वाभाविक तौर पर एक अर्थ यहाँ पर अपन जो है इसका अधिगम कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, अर्थात इस तरह से ये भी एक सार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक शब्द को अपन समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसके बाद आते हैं पद। तो कहना चाहूंगा कि शब्दों के प्रयोग में जब व्यवहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्दों का प्रयोग होता है। कैसा? विभक्ति युक्त शब्दों का। अब आप कहेंगे विभक्ति युक्त कैसे? तो बताना चाहूंगा कि विभक्ति में जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, इस तरह से ये पद है। राम ने, ये विभक्ति यहाँ पर शब्द के साथ प्रयोग हो रहे हैं, तो ये ऐसे शब्द जो है जैसे कि राम ने रावण को, तो ये जो है पद कहलाएंगे, जो विभक्ति के साथ जो शब्द वो प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं वाक्य की। किसकी बात करते हैं? वाक्य की। तो मैं बताना चाहूंगा कि वाक्य के अंतर्गत जो है जब शब्दों के सार्थक समूह को, जब एक शब्द जो है मिलकर एक सार्थक समूह पैदा करता है, उत्पन्न करता है, और उसमें एक नया विचार प्रकट करता है। जब शब्दों के सार्थक मेल से एक नया विचार उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये एक सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्दों के मेल से एक नया विचार जब प्रकट होता है तो वो वाक्य कहलाता है। ये एक संक्षिप्त जानकारी थी
भाषा व्याकरण लिपि के अंतर्गत एक भाषा बिंदु की कि भाषा किस तरह से कार्य करती है। तो सबसे पहले अपने बात की भाषा की परिभाषा की, उसके प्रकार, उसकी शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। फिर मौखिक और लिखित भाषा में अंतर जो सामान्य तौर से दिखाई देते हैं उसका हम सब ख्याल रखना चाहिए अपन को, वो ये अंतर है। उसके पश्चात भाषा के विविध रूप, अनेक भाषाओं के संपर्क में आने से भाषा किस प्रकार से बनती है, और फिर इसका मूल भाषा बोली और उपबोली में क्या फर्क है, किस तरह से ये जो है हमारे साथ में, हमारे समाज में हमें दिखाई देती है। उसके पश्चात भाषा की इकाइयाँ, कि भाषा में जो भाषा का जो रूप ठेठ वाक्य तक पहुंचता है वो किस माध्यम से पहुंचता है। तो सबसे पहले इसके ध्वनि संकेत होता है, इसकी ध्वनि के आधार पर, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। इस तरह से आपकी ये भाषा की परिभाषा को लेकर ठेठ शब्दों की भाषा की इकाइयों तक पहुंचते हैं। तो ये जो है टॉपिक अपन यहीं पर क्लियर करते हैं। ओके, थैंक्स।